डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1 के भी ख़त्म किए थे और वो हम लोग का पार्ट 5 वीडियो था और आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 6 वीडियो। और इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरम दिया हुआ है, एक प्रमेय दिया हुआ है। देखिए प्रमेय क्या करे, यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए जो है कैसा पूर्णांक है, धनात्मक। और हम धनात्मक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ पर ए कैसा है, धनात्मक है। ठीक, और पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, वैसी संख्या है जिसमें केवल एक और अपने से भाग लगे, उसी को बोला जाता है। जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब कह रहा है, इसमें थ्योरम में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर को विभाजित करेगी पी, तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि पी ए को भी विभाजित करेगी। तो देखिए, क्योंकि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और अभाज्य संख्या पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः ए एक धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, मतलब पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो विभाजित कर रही है इसका मतलब क्या है कि 1 से क्या है, बड़ा है। 1 से क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े हैं, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे और अपने को। तो अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो अभाज्य संख्या 1 से, देखो यहाँ पर बड़े से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो 1 से बड़ा कोई भी हो सकता है यहाँ पर अभाज्य संख्या। और देखिए अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, ठीक, ए को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, तो किस विधि से हम लोग उसको बदलते हैं, व्यक्त करते हैं, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो देखिए ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना ए बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 कहाँ तक Pn तक। P क्या है, तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब इसका गुणनफल ये है तो ए स्क्वायर का गुणनफल हो जाएगा P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। और देखिए P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हम लोग का थ्योरम में ही दिया हुआ है कि P एक अभाज्य संख्या है जो किसको विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर को डॉट डॉट कहाँ तक Pn स्क्वायर को विभाजित करता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से भाज्य संख्या ए स्क्वायर को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब, जैसे हम यहाँ पर कोई भाज्य संख्या, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 25 दिए हैं, तो 25 को गुणनफल क्या होता है, 5, यहाँ पर 1 मतलब है, तो 25 का गुणनफल क्या होता है, तो 5 गुणे 5। तो अब यहाँ पर देखिए 5 कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 25 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसको हम लोग तोड़ दिए तो ये भाज्य संख्या है, और यहाँ पर 5 अब टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो वही यहाँ पर देखिए कि भाज्य संख्या ये जो है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ए स्क्वायर को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक ही रूप में उसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। देखिए इसके बाद P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर P जो है P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में से एक है। मतलब P जो है इतना को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए P जो है P1 या P2 या P3 में से ही एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इतना का एक गुणनखंड है। ठीक, इस सब में से किसी का एक क्या है, गुणनखंड है। तो P ए का एक गुणनखंड है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि P ए को विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर 25 का गुणनखंड आ रहा है 5 गुणे 5। 5 क्या है? 25 का गुणनखंड है। तो 25 को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा ना। जैसे यहाँ पर इधर 5 आएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो देखो तो यहाँ पर विभाजित कर रहा है 25 को 5 विभाजित कर रहा है ना। तो वही यहाँ पर लिख दिए कि पी ए को विभाजित करता है, तो इसलिए पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। और यही हम हमारा थ्योरम कह रहे थे दिखाने के लिए कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम लोग दिखा दिए, इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इस टाइप का कैसा देता है, देखिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हमको सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, तो इसको पहले हम परिमेय मानेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि √5, देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए करा है, तो इसको जस्ट अपोजिट मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो भी कब? यदि संभव हो तो। संभव है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं संभव हो तो। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या मान लिए तो √5 परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए √5 को p/q के बराबर लिख दिए, जहाँ p और q क्या है? जहाँ p q क्या है? धन पूर्णांक या पूर्णांक में लिख सकते हैं। और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 16 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो 16 का आता है देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 25 का तोड़ेंगे तो आता है 5 गुने 5। तो देखिए तो ये दोनों में इसका फैक्टर में और इसका फैक्टर में, इसके गुणनफल में इसके गुणनफल में कोई उभयनिष्ठ है? दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो 16 और 25 को कैसी संख्या बोलते हैं? असभाज्य संख्या। असभाज्य संख्या देखिए ना, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, और दोनों का HCF निकालेंगे HCF तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो वैसा संख्या जिसका दो संख्याओं का HCF निकाले और 1 आए तो उसी को बोला जाता है ना क्या? असभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार यहाँ P और Q ऐसा संख्या है जिसमें कोई भी गुणनफल जो होगा उभयनिष्ठ नहीं होगा। तब यहाँ पर देखिए वर्ग करेंगे, देखेंगे वर्ग करने पर या दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ पर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर, यहाँ पर p/q द होल स्क्वायर। ठीक, समझते रहिए। अब यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वायर किए तो रूट हट जाएगा, केवल 5 होगा। यहाँ पर हो जाएगा p/q²। अब देखिए यहाँ पर q² को हम लोग लिख सकते हैं q गुने q करेंगे तब ना q² होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात यहाँ पर 1 रहता है, इसका घात 1 रहता है। गुना करेंगे तो घात जुट जाएगा, हो जाएगा 1 1 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मतलब 2 q है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 5q बराबर यहाँ पर p²/q। अब यहाँ पर देखिए इधर वाला जो संख्या है q हमारे कैसी है? पूर्णांक है। तो इधर 5 की अगर q पूर्णांक है तो 5 से गुणा करेंगे q में, तो ये भी हमारा कैसा होगा? पूर्णांक ही होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पूर्णांक, और यह हमारा p/q के रूप में है, जिसमें p²/q है, तो ये हमारा भिन्न है। क्या है? भिन्न। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक आ है भिन्न के बराबर। पूर्ण संख्या जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है? भिन्न, मतलब पूर्णांक बराबर आ रहा है
भिन्न के, और पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर बराबर आ गया तो यह संभव नहीं है, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है जी? अरे पूर्णांक जो होता है कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, और इस क्वेश्चन में हमारे बराबर आ रहा है, ठीक। और यह संभव नहीं है तो हम लिख लेंगे जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम ऊपर मान्यता माने थे, हम मान लिए थे √5 को एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम गलत माने थे, ठीक। हम लोग गलत माने थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो संभव नहीं है। अतः हमारी मानी गई मान्यता, ऊपर जो हम मान्यता माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। अतः हमारी मानी गई मान्यता क्या हुई? गलत हुई। गलत हुई तो इसका मतलब क्या है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, इसको इसे लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए इसी प्रकार आप लोग √2, √3, √7 को बना सकते हैं। हम √5 का बता दिए, इसी तरह आप लोग 2, 3 और 7 को बना सकते हैं। समझ में आया? ये नोट कीजिए। देखिए एक और टाइप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करेंगे 1/√2 अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे वैसे ही बनाएंगे। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या करा है, तो हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 परिमेय संख्या r है, मतलब 1/√2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लीजिए और इसको मान लिया कि r है, ठीक। r कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। हम r को क्या माने हैं? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए इसी को इसे लिख सकते हैं, इधर √2 जो है भाग में इधर जाएगा और r जो है इधर चलेगा। तो देखिए 2 के जब r आ गया और r के जब √2, तो देखिए √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर एक तो परिमेय संख्या हल ही है और r को परिमेय संख्या मानेंगे, तो एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो कैसा संख्या प्राप्त होगा? परिमेय ही संख्या प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है, एक परिमेय संख्या है ना, और r को हम लोग परिमेय संख्या ही माने, तो एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो परिमेय ही संख्या प्राप्त होता है। तो इसको 1/r को हम लोग लिखेंगे क्या? पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है कैसा होता है? परिमेय संख्या ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर 1/r क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या, और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये संभव है? नहीं। लेकिन जो संभव नहीं है, संभव है। तो जब संभव नहीं है तो जो हम माने थे हमारी मान्यता क्या है? गलत है। लेकिन अतः
हमारी मान्यता क्या है? गलत। हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 1/√2 एक हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। अभी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आज का क्लास इतना ही रखा जा रहा है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.c पढ़ेंगे। ठीक, आज के क्लास इतना है।